हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है, जो इनिशियली कितने थे 7 नंबर में, फिर बाद में एक हमारा चेंज किया गया फंडामेंटल राइट, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसे लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया और एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उन सभी आर्टिकल्स को और उन सभी राइट्स को हम बाय आर्टिकल्स वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो उनको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक डेट की। ठीक है, 15 जून 1215। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी बात है। इस डेट में एक किंग हुआ करते थे, किंग जॉन नाम था इनका, किंग जॉन। ठीक है, और ये कहाँ पर थे? ये थे आपके राजा इंग्लैंड के। ठीक, इन्होंने जो है सबसे पहली बार इतिहास में कॉन्सेप्ट दिया था फंडामेंटल। देखिए FR लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है फंडामेंटल राइट। ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया था फंडामेंटल राइट का। और फंडामेंटल राइट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, कहते हैं, एक और नाम कहते हैं, उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, कहते हैं। ठीक, मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ का ये कोर हो गया है ना, इसके बगैर कोई दूसरी चीज़ नहीं चल सकती। अब देखिए, ये तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फंडामेंटल राइट का किंग जॉन ने। अब इन्होंने दिया क्यों था? इसके पीछे रीज़न था ये देने का कि ये चाहते थे कि जो किंग है, राजा है, और जो उनके दुश्मन हैं, या मतलब दुश्मन नहीं, जो आपके वो हैं, जनता है, पब्लिक। ठीक है, तो इसके बीच में एक तालमेल, एक बैलेंस बना रहे, अच्छा बैलेंस बना रहे हमेशा के लिए। ठीक है, जिसमें कि जो पीपल हैं इनके अधिकारों की एक रक्षा हो। ठीक है, इस उद्देश्य की तरफ से इन्होंने फंडामेंटल राइट नाम की चीज़ इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर क्या है, ये एक क्रिश्चियन कंट्री है जैसा हम जानते हैं। तो क्या है, जो चर्च हैं, चर्चेस जो थे वो क्या एक तरीके से मोनोपोली यूज़ करते जा रहे थे कि भाई अपना ही राज चला रहे थे, जो जो कह रहे थे। जैसे हम देख रहे थे ना वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड में क्या है, ये जो प्रीस्ट है वो क्या है, अपना डोमेन बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर प्रीस्ट का काम चल रहा था, तो एक इक्वलाइज जस्टिस के लिए, जस्टिस प्रॉपर हो सभी के साथ, तो उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन्होंने फंडामेंटल राइट की बात की थी। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं इसमें जो, ठीक है, अब देखिए मैग्ना कार्टा तो हो गया है ना। अब मैग्ना कार्टा का जो मीनिंग होता है ना, मैग्ना कार्टा का जो मीनिंग होता है वो होता है चार्टर्स ऑफ राइट। ठीक है, मतलब एक लिस्ट, एक नियम जिसके तहत आपके राइट्स को बताया गया है। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा है पहले पिछली क्लास में कि जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ये किसके अंदर आते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और हमने जो भारतीय आपका ये जो है फंडामेंटल राइट है ना, ये हमने कहाँ से लिया है? USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, और USA के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी कई बार पूछ ली जाती है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से। ठीक, अब जो है हमारा संविधान, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या करता है, आपको गारंटी देता है किस चीज़ की? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी गारंटी देता है कि सभी पर्सन्स को कोई ऑल पर्सन्स को गारंटी देता है कि उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कलर, कास्ट, क्रीड, है ना,
इन सब चीज़ों पे को लेकर, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, ठीक है, एक तरीके से हम बात कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फंडामेंटल राइट जो है ये आपका क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? मेंटेन करता है इक्वलिटी, डिग्निटी और लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, और यूनिटी ऑफ नेशन भी, यूनिटी ऑफ नेशन, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इस फंडामेंटल राइट के तहत क्या हो गया, सभी नागरिक क्या है, समान हो गए, है ना। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर गरीब तो है, बट मतलब कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में सभी लोग क्या है, समान हो गए, ठीक है। और ये जो है आपकी लिबर्टी को, आज़ादी को, है ना, लिबर्टी, लिबर्टी और फ्रीडम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जो एम है इसका, भाई जो फंडामेंटल राइट का है एम, उद्देश्य क्या रहा, है ना। तो इसका एम ये था कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात करें ये। देखिए अब देखिए जिसके पास अच्छे पैसे हैं, वेल डेवलप्ड उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, तो वो क्या है, वो आगे ग्रो कर सकता है, इजीली ग्रो कर सकता है, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। और वही जो दूसरा गरीब व्यक्ति है ना, तो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आगे ज़्यादा आगे जा सके, है ना, तो वो क्या होता है, पिछड़ जाता है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका शोषण ना हो, तो फंडामेंटल राइट्स को हमने इंक्लूड किया था हमारे संविधान में, ठीक है, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक। और ये डेवलपमेंट भी कैसा, आपका मटेरियल्स में, मटेरियल्स मतलब जो आपका सामाजिक ढांचा है उसमें, ठीक है, इंटेलेक्चुअल में, इंटेलेक्चुअल में डेवलपमेंट। भाई ऐसा नहीं ना कि जो अमीर आदमी है या रिच पर्सन है वही इंटेलिजेंट है, जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक, इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना। फिर मोरली, है ना, मोरली डेवलपमेंट करना है। फिर स्पिरिचुअली, ठीक है, हर एक को डेवलप करना है इसमें, है ना। तो ये था मेन एम बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स थे आपके, इनिशियली कितने थे, हमने बात की थी 7, है ना। तो वो कौन कौन से थे? पहला था आपका राइट टू इक्वालिटी, ठीक, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक बात करता है। फिर राइट ऑफ फ्रीडम, सॉरी राइट टू फ्रीडम, ये बात करता है आर्टिकल 19 टू 22 तक की। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, ये आर्टिकल 22(3) से 24, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। फिर फोर्थ आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आप कौन सा धर्म अपनाना चाहते हो, कैसे काम करना चाहते हो, है ना, किस धर्म के तहत आप जीवन व्यापन करना चाहते हो, इसका अधिकार आपको है। तो ये आता है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। फिर फिफ्थ आता है आपका सॉरी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 29 से 30 तक आते हैं, ठीक। फिर एक छठा आता है आपका लास्ट, वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। रेमेडीज बेसिकली क्या होता है, रेमेडीज का मतलब होता है उपचार, जो कुछ गलतियां रह गई या कुछ चीज़ें रह गई वो इसके तहत आएंगी आपकी। तो वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेमेडीज। अब देखिए ये तो हमारे हो गए, ये हम इन सभी के बारे में डिटेल में तो देखेंगे ही। अब एक और आर्टिकल था आपका इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो था आपका आरटी, आरटी में लिख रहा हूँ राइट, राइट को, अधिकार के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी।
ये था आपका बेसिकली आर्टिकल नंबर 31, ठीक है। तो इसमें 31 हुआ, तो इस आर्टिकल को जब रिमूव किया गया यहाँ से, तो वो अमेंडमेंट था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, ठीक है। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे चेंज किया गया आपका, ठीक है। और इस आर्टिकल को डाला गया आपको कहाँ, 300A में, आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसे डाला गया और बना दिया गया लीगल राइट, ठीक है। और जो 300A है ये आता है आपका पार्ट 12A के अंदर, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे आगे भविष्य में, ठीक है। बट अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कहाँ पर है ना, पार्ट 12A के अंदर इसे, सॉरी पार्ट 12 में डाल दिया गया, पार्ट 12 में, ए नहीं, पार्ट 12 में इसे डाल दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसको हटाने के कारण क्या थे भाई, पहले तो ये आपका फंडामेंटल राइट था। अब ये क्या था आपका फंडामेंट जो प्रॉपर्टी का राइट था भाई, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, किसी के पास कोई ज़मीन है तो वो सरकार को ऐसे तो देना नहीं चाहेगा, है ना, कि वो भाई दे दे। तो उससे क्या हो रहा था कि जो वो डेवलपमेंट थी कंट्री की, वो क्या होती, बाधित हो रही थी। जैसे आपको रोड प्रोजेक्ट डालना है, कोई इंडस्ट्री डालनी है, तो वहाँ के लोग जो है भाई कहते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम प्रॉपर्टी रख सकते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो वो सरकार जो है एक्वायर नहीं कर पा रही थी उन ज़मीनों को, है ना, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए सरकार ने 44th अमेंडमेंट के तहत जो ये राइट था लीगल वाला, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे कन्वर्ट कर दिया गया लीगल राइट में। ये आपका अधिकार तो है, लीगल राइट है, बट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये सब चीज़ें थी इसकी, ठीक। अब देखिए इसमें जो आपकी हमने कौन से बात की थी, 44 अमेंडमेंट की, है ना। तो देखिए एक अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 76 में, ठीक है। ये कब हुआ था, ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। और इसी इसी अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 44th अमेंडमेंट एक्ट आया जब 1978 में, ठीक है। तो इस एक्ट ने क्या किया कि जो मिस्टेक्स, जो गलतियां यहाँ पर रह गई, कमियां रह गई, उन कमियों को क्या किया, करेक्ट किया, है ना, क्लियर किया मिस्टेक्स को जो कि इस एक्ट के द्वारा रह गई थी, ठीक है। उन सभी कमियों को दूर किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, ठीक है। चलिए फिर अब चलिए बात करते हैं अपने हमने 11 आर्टिकल तक देख लिया था, फिर आर्टिकल नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है आपका, 12 से 35 तक, ठीक है। तो हम आर्टिकल नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल नंबर जो 12 है, ठीक, ये बेसिकली क्या करता है, डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, पर्पस ऑफ पार्ट 3, जो पार्ट 3 है आपका, थर्ड पार्ट ये वाला, इसके पर्पस को बेसिकली ये डिफाइन करता है, ठीक है। और जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो एफआर फंडामेंटल राइट है, इसमें जो टर्म स्टेट यूज़ किया गया है, तो अभी हम देखेंगे स्टेट क्यों यूज़ किया गया है, किस लिए यूज़ किया गया और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, है ना, ठीक। तो आर्टिकल 12 जो है पर्पस की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट की, ठीक है। अब देखिए जो आपका स्टेट है, हम ना, जो टर्म स्टेट है फंडामेंटल राइट्स में यूज़ किया जाएगा आगे, ठीक है। तो इसमें स्टेट का मतलब क्या हो गया, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। या हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, देखिए स्टेट है, स्टेट टर्म को डिफाइन करेंगे हम यहाँ, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, GOI। तो जो पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो जो संसद है, संसद के तहत जो बनेगा सिस्टम, वो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव होंगे वहाँ पे, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होंगे, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होंगे किसके, यूनियन गवर्नमेंट के, ठीक है। ये आपकी हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में। तो उसमें क्या क्या आएगा आपका, ये आएगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ दिस मच। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर की ऑफ स्टेट की, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा आपका, एग्जीक्यूटिव तो रहेंगे यही वाले, ठीक है, प्लस लेजिस्लेटिव भी होंगे, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब ये दो दो बॉडीज हो गई, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और फिर आपकी स्टेट वाली आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या आएगी आपकी, इसके बाद आएगी आपकी ऑल लोकल अथॉरिटीज, जो अथॉरिटी है ना, जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं। अब लोकल अथॉरिटीज कौन सी हैं आपकी, जैसे म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, पंचायत, पंचायत के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है ना, कई सारे बोर्ड्स होते हैं किसी किसी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। ये सब क्या आएंगी आपकी लोकल अथॉरिटीज। फिर इसके बाद आपका आएगा ऑल अदर अथॉरिटीज। अब देखिए ऑल अदर अथॉरिटीज मतलब जैसे आपका हो गया LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, GIL गेल हो गया, है ना, ठीक। ये इस तरीके की जो संस्थाएं हैं ये सारी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब देखिए ये जितने भी चीज़ें थी आपकी, है ना, ये चार चीज़ें थी आपकी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल वाला जो हिसाब है, प्लस स्टेट वाला, प्लस आपका लोकल गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट वाला, प्लस ये जो आपकी बॉडीज थी, अदर अथॉरिटीज वाला जो सेक्शन था, ठीक। ये सारी चीज़ें अगर जो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हैं तो उसके अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में, अदालत में जा सकते हो। अगर जो ये सारी चीज़ें, ये संस्थाएं आपकी, ये सभी चीज़ें अगर जो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं तो वो कहाँ जा सकता है, आपका स्टेट कोर्ट में जा सकता है कि भैया हमारा ये हनन हुआ है, हमें न्याय चाहिए, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम, ये तो स्टार्टिंग में था, उसके बाद क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि जो प्राइवेट बॉडीज भी हैं, प्राइवेट बॉडीज, ये तो क्या थी, सारी सरकारी संस्थाएं थी। प्राइवेट बॉडी मतलब जो आपका प्राइवेट संस्थान है ना, जैसे MNC है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, या कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, तो वो लोग भी अगर जो किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेट करते हैं तो वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है, कोर्ट जा सकता है अपने न्याय पाने के लिए, ठीक है। तो अभी तक पहले क्या थी, हमारे पास चार चीज़ें थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपकी लोकल गवर्नमेंट और अदर वाला, ठीक। अब क्या हो गया, यहाँ पे प्राइवेट बॉडी भी आ गई। प्राइवेट बॉडी भी क्या है, अंडर स्टेट कंसीडर की जाएंगी। स्टेट इन द सेंस कि हम यहाँ बात कर रहे हैं पूरे भारत गणराज्य की, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 12 क्या कहता है, आपका 12 आर्टिकल जो है पार्ट 13 के पर्पस के बारे में बात करेगा, जिसमें हमने अभी तक देखा कि जो स्टेट टर्म यूज किया जाएगा वो स्टेट टर्म इन सभी बॉडीज के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए लागू होगा। स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर राज्य है, मान लीजिए आपका राजस्थान है, तो सिर्फ इसकी बात नहीं है। स्टेट मीन्स ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल नंबर 13 की, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या लिखा गया है इसमें, देखिए, चलो पहले हम वो देख लेते हैं वर्ड में क्या लिखा हुआ है। ये कहता है कि ऑल लॉज आर inconsistent with or in derogation of any fundamental right shall be void, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टर्म आ रहा है आपका इनरोगेशन है ना, इनरोगेशन। तो इनरोगेशन का मतलब होता है डिसऑनर,
डिसऑनर, है ना, किसी की बेइज्जती करना, अब डिसरिस्पेक्ट कर दो, डिसऑनर कर दो, सम्मान था तो असम्मानित कर दिया, है ना, इस तरीके से ये वर्ड होता है इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए अगर जो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का, है ना, ये तो वर्ड्स में था आपका कि क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल के तहत। ठीक, अब देखिए अगर जो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट कैसे जा सकते हो, क्या आप लोकल कोर्ट जा सकते हो जो आपके जिला कोर्ट होते हैं? जी नहीं, इसके लिए आपको कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है या हाई कोर्ट जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट भी आप डायरेक्टली जा सकते हो और हाई कोर्ट भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, और देखिए सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत जा सकते हैं, और हाई कोर्ट जो है उसके लिए आपका आर्टिकल आता है 226। ठीक है, तो दो आर्टिकल्स आपको याद होनी चाहिए कि इन दो आर्टिकल्स के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कब, जब हमारा फंडामेंटल राइट्स को हार्म किया गया है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, डिक्लेयर कर सकता है उस चीज को जिसके तहत अब कोई केस गया है उसके पास, उसको वॉइड, नल एंड वाइड, वॉइड का मतलब क्या होता है, जीरो कर देना। ठीक है, जीरो कर देना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ये काम। ठीक है, अब देखिए जो इसमें टर्म्स हैं, लॉ, ऑल द लॉ, है ना, ये जो लॉ लिखा हुआ है, लॉ के बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से लॉज की बात कर रहा है ना। तो लॉज वो सारे लॉज आपके जो इंक्लूड करते हैं, ये वो सारे लॉज हैं जो कि परमानेंट लॉ हैं, जैसे परमानेंट लॉ। अब परमानेंट लॉ जो है आपका वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट से, या स्टेट की लेजिस्लेशन से आएगा। ठीक, जो इंक्लूड करता है, ठीक, जो टर्म लॉ था ना, ऑल द लॉज, तो ये लॉज कहाँ कहाँ से आएगा, परमानेंट लॉ। परमानेंट लॉ कौन बनाता है भाई, पार्लियामेंट बनाती है, और स्टेट की जो आपकी विधायिका है वो बनाती है। फिर आपका आता है टेम्परेरी लॉ, टेम्परेरी लॉज। ठीक है, अब टेम्परेरी लॉज मतलब जैसे ऑर्डिनेंस, है ना, ऑर्डिनेंस। ठीक है, कौन इशू करता है, ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा। कब इशू किया जाता है, ये तब इशू किया जाता है जब आपका पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो है आपका विधायिका, वो कार्य पे ना हो, है ना, या फिर बर्खास्त हो गई हो, या सेशन ना चल रहा हो ना। जैसे हमने नाम सुना होगा ना, आपका विंटर सेशन चल रहा है, समर सेशन चल रहा है ना। तो जो सेशन है, संसद जो चल नहीं रही, उस टाइम पर प्रेसिडेंट या गवर्नर आपके कुछ लॉज जो हैं उनको इशू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं आपके टेम्परेरी लॉज और ऑर्डिनेंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें ऑर्डर्स, है ना, लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स, लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स। ठीक, जैसे मतलब कई बार होता है ना कि भाई कुछ ऑर्डर्स जो हैं इशू कर दिए गए, नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया, ठीक है, या रेगुलेशन लगा दिया गया कि इस तरीके से कुछ कुछ होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये भी आपके आर्टिकल नंबर, ये आपके लॉज के अंदर आती हैं। ठीक है, और फिर जो कुछ चीज़ें आपकी नॉन लेजिस्लेटिव, नॉन लेजिस्लेटिव चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे इशू ऑफ ट्रिपल तलाक, इशू ऑफ ट्रिपल तलाक। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आ गई आपकी, नॉन लेजिस्लेटिव में आ गई। इसमें मतलब देखिए ये क्या है, ये एक ऑर्डर दे दिया कि भाई हम तलाक देते हैं, ठीक है, वर्बली, ये कोई सरकारी संस्था ने नहीं दिया, ना किसी का पर्टिकुलर बॉडी ने दिया, ये एक इंडिविजुअल ने दिया। ठीक है, ये भी क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म करता है, या लॉज है एक तरीके से। ठीक है, तो जिसके तहत ये कानून बनाया गया था ट्रिपल तलाक का। ठीक, अब बात करते हैं कि जो आपका आर्टिकल नंबर 13 है, ठीक है, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये कहता है आपका। ठीक, बट जो केशवानंद भारती केस है ना, ये नाम सुना ही होगा, है ना, केशवानंद भारती केस, भारती केस जो था आपका 1973 में, ठीक है, इसने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या किया, चैलेंज किया, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ है कहीं, ठीक है, जिस केस में, उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट को क्या किया गया, वायलेट किया गया है,
उसको हानि पहुंचाई गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पार्ट ऐड किया, उसने कहा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप डैमेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, बेसिक स्ट्रक्चर की बात सुप्रीम कोर्ट में इसी केस में कही थी, केशवानंद भारती केस में, ठीक है। और जो आपका जो अमेंडमेंट था, ठीक है, उसे क्या कर दिया गया, वॉइड। वॉइड मतलब होता है जीरो, खत्म कर दिया गया उसको, कि भैया ये जो आपने बदलाव किया है ये नल एंड वॉइड है, ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी इसकी आपके आर्टिकल नंबर 13 की, ठीक है। अब फिर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 की अगली क्लास में, ठीक है। तो एक बार फटाफट इसमें देख लेते हैं आर्टिकल 12 में और 13 में हमने क्या क्या देखा था। तो देखिए आर्टिकल 12 जो था आपका, वो किसके बारे में बात कर रहा था, पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स मींस पार्ट 3 की पर्पस के बारे में बात कर रहा था। और आर्टिकल 13 आपके बारे में बात कर रहा था कि जो लॉस के बारे में, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म करेंगे, उनको आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।